Hello students, welcome back. Today we are starting a new chapter of your class 10 which is chemical reaction and equations. Okay. Now आपको पता है कि हमारे आसपास सभी जगह रिएक्शंस होती रहते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, हमारे फ्रूट्स में, हमारे वेजिटेबल्स में, जो भी हमारे ईटेबल थिंग्स हैं या नॉन ईटेबल थिंग्स भी हैं, उन सब में भी, चाहे वो किसी भी तरह का हो। लोअर क्लासेस में आपने सिर्फ इतना पढ़ा होगा फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ओके, तो अब हम इसमें पढ़ेंगे आज 10th क्लास में केमिकल चेंज। केमिकल चेंज जहाँ भी होगा वहाँ केमिकल रिएक्शंस होंगी क्योंकि केमिकल चेंज है तो रिएक्शन हो रहा है। ओके, तभी तो वो चेंज हो रहा है। So now what is the chemical reaction? Wherever chemical change occurs, we can say chemical reaction has taken place. Okay, or you can say takes place. Fine. Example है आपका, जैसे हम दूध छोड़ देते हैं गर्मियों में, सर्दियों में नहीं होता है इतना ज़्यादा क्योंकि उसमें रिएक्शन इतना फास्टली नहीं हो पाता है, लेकिन गर्मियों में बहुत ज़्यादा फास्टली रिएक्ट होता है दूध के साथ टेम्परेचर के वजह से। तो क्या होता है, दूध आपका फट जाता है। तो whenever we left milk at a room temperature, it will ferment, you can say, and then fermented grapes का सड़ना, हम लोग उसको रूम टेम्परेचर पे, आप कोई भी फ्रूट्स देख सकते हैं, वो उसका टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा, या उसका कलर चेंज हो सकता है। इसका मतलब वो उसके अंदर जो केमिकल है वो हमारे रूम टेम्परेचर से रिएक्ट होके कुछ चेंजेस दिखा रहा है हमें। फूड कुक्ड एक्सेट्रा, राइट। हम लोग खाना बनाते हैं, आप लोग पता है, उसमें भी हमारे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ मिक्स होके कुछ रिएक्ट होके प्रोडक्ट्स बनाएंगे। ओके, फिर हम है एक आपका एनसीईआरटी में बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है और एक एक्टिविटी भी है। उस एक्टिविटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई वी शुड रब द मैग्नीशियम रिबन। अगर हम रब नहीं करेंगे तो वो क्या करेगा, जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है एयर, उसके साथ वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन आता है व्हाई वी शुड रब और क्लीन द मैग्नीशियम रिबन। उसमें हम क्या करते हैं कि जैसे मैग्नीशियम रिबन लेते हैं, उसको हम स्प्रिट लैम्प के पास पहले उसको रब करके ले जाते हैं। ठीक है, सो डैट इट विल रब करके ले जाते हैं इसलिए कि वो मैग्नीशियम ऑक्साइड ना बनाए। ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन है व्हाई मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डार्जलिंग वाइट फ्लेम। ये आपको हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर बर्न हुआ तो क्या बनेगा। ठीक है, यानी कि पहले क्या था और फिर क्या हुआ। ये तो जब वो बर्न होगा विद अ डार्जलिंग वाइट फ्लेम के साथ और वो चेंज होता आता है एक एशेज में, पाउडर में, ठीक है, वाइट पाउडर में। एंड दिस वाइट पाउडर, हो सकता है उस वाइट पाउडर का नाम पूछ लिया जाए। इसमें कुछ भी, मतलब ये 1 मार्क के क्वेश्चन में या 2 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो हो सकता है इससे ये पूछ लिया जाए। ठीक है, हो सकता है उस वाइट पाउडर का नाम पूछ लिया जाए। राइट, इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन, क्यों बनता है, इसलिए बनता है क्योंकि जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में उसके वजह से। ठीक है, और इसी वजह से हम क्लीन करते हैं ताकि वो मैग्नीशियम ऑक्साइड ना बने। ठीक है, फिर आपका है केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। वो जैसे हमारे जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं या होता है, उसमें उनका स्टेट चेंज हो सकता है। मान लो सॉलिड है, लिक्विड हो सकता है, लिक्विड है गैसेस हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है, रेड से ऑरेंज हो सकता है, ब्लू से हो सकता है उसका कलर ही ना रहे, कलरलेस हो जाए, पिंक हो सकता है, टेम्परेचर उसका हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है डाउन हो जाए, इवोल्यूशन ऑफ गैस इवॉल्व हो सकती है। केमिकल इक्वेशन, अभी हमने यहाँ मैग्नीशियम का जहाँ पढ़ा उससे उस टाइम पे मैंने जानबूझ के आपको नहीं बताया था इक्वेशन, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें केमिकल इक्वेशन का ही टॉपिक है, तो आप इसमें पढ़ेंगे। जब मैग्नीशियम बर्न होगा ऑक्सीजन के साथ, ओके, यहाँ हीट में लिख देती हूँ क्योंकि हम बर्न कर रहे हैं। ओके, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर जब हम उसे जलाएंगे या बर्न करेंगे तो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। और हमारे जो भी ये लेफ्ट हैंड साइड पे हैं वो सारे रिएक्टेंट होते हैं और जो हमारे राइट हैंड साइड पे होते हैं वो हमारे प्रोडक्ट होते हैं। अगर मैं इस साइड में हूँ, आप इस तरफ रहेंगे,
क्योंकि आप लिखेंगे इसी तरफ, तो आप ये ध्यान रखिए कि आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है रिएक्टेंट है और आपका राइट हैंड साइड जो है वो प्रोडक्ट है, ठीक है। उसका अब आप, क्योंकि आप 9th क्लास में सारे सिम्बल्स पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, फिर भी अभी मैं ये इसका सिंबल मैंने यहाँ लिख दिया है, मैग्नीशियम का Mg, ऑक्सीजन का O2, सो इट विल गिव्स अ MgO। मैं यहाँ पे बैलेंस नहीं कर रही हूँ क्योंकि बैलेंसिंग इसका आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा, ओके। 9th क्लास के कुछ एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। अगर आप नोट करना चाहो तो आप नोट कर सकते हो, फाइन। अब हम आते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग देखो हर जगह बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट बैलेंसिंग आप करेंगे तो कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर खड़ी हो जाती है, राइट। वैसे ही हमारे इक्वेशंस में भी होते हैं, अगर बैलेंसिंग नहीं होगा तो आपके रिएक्शंस जो है कंप्लीट नहीं होती हैं, फाइन। तो जैसे एक मैंने यहाँ पे आपके लिए एग्जांपल लिखा है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इट गिव्स यू जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस, ओके। अब आप जिंक सिंबल्स थोड़े से आपको लर्न होने ही चाहिए। जिंक को हम Zn से लिखते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है, एंड ये जिंक सल्फेट देगा, तो आप H2 को हटा के यहाँ पे जिंक लगा दीजिए, ZnSO4 जिंक सल्फेट एंड H2 गैस, ठीक है। सबसे अब यहाँ पे तो ये मैंने बता दिया, आपको इसमें ये जानना है कि ये क्या है और ये क्या है। अभी प्रीवियस टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे होंगे वो होते हैं रिएक्टेंट, और जो हमारे राइट हैंड साइड होंगे वो हमारे होंगे प्रोडक्ट, ठीक है। ये आप हमेशा ध्यान रखना कि ये इस साइड वाला आपका रिएक्टेंट होगा, इस साइड वाला आपका प्रोडक्ट होगा, इतना आपके लिए सफिशिएंट है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, बैलेंसिंग होगी कैसे, ठीक है। ये आपका यह इसी से मैं आपको बता देती हूँ, इसको आप ध्यान से सुनेगा। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट में कितने मॉलिक्यूल्स हैं एंड प्रोडक्ट में कितने मॉलिक्यूल्स हैं। दोनों को साइड बाय साइड आप लिख लीजिए। रिएक्टेंट में आयरन है आपका, पहले तो आप जो एलिमेंट्स है वो उसको डिवाइड करिए, कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। यहाँ पे भी आयरन है, Fe जो होता है वो हमारा आयरन होता है, ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन, यानी सेम है, ओके। ये चीज़ आपकी बैलेंस है, लेकिन नंबरिंग आपकी बैलेंस नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आयरन 1 है तो इसके आगे लिखिए 1, हाइड्रोजन आपका 2 है, ऑक्सीजन आपका 1 है। यहाँ पे आपका आयरन जो है वो 3 है, ऑक्सीजन जो है वो 4 है और हाइड्रोजन जो है यहाँ 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन तो सेम है, आपको इसमें तो कुछ करना नहीं है। लेकिन आपका आयरन जो है, स्टार्टिंग से देखते हैं, आयरन जो है वो 1 है और यहाँ पे 3 है। तो अगर यहाँ पे आयरन अकेला है, हम लोग यहाँ पे जो ये जो प्लेस है इधर नंबर्स कभी नहीं लिखते। हमें ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में आपको कुछ नहीं करना है, जो भी प्लस या माइनस करना है वो आपको इसके आगे, ये जो क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ इसके आगे ही लिखना है, इसके बीच, इसके और कहीं नहीं लिखना है आपको। अगर आप कहीं लिखते हैं तो आप मार्क्स लॉस करेंगे, आपकी रिएक्शंस पूरी गलत हो जाएगी, ठीक है। तो इसके आगे 3 लिख दीजिए, तो ये आपका आयरन बैलेंस हो गया, यानी मैंने यहाँ मल्टीप्लाई बाई 3 कर दिया, तो का आयरन तो बैलेंस हो गया, ठीक। अब इसके बाद हम आते हैं हाइड्रोजन 2, ठीक है, उसको मत छेड़िए। ऑक्सीजन आते हैं, यहाँ तो 1 ही है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 4 है। अब इसको 4 बनाने के लिए यहाँ अगर कुछ नहीं लिखा होता इसका मतलब ये 1 होता, ठीक है। तो अगर मैं इस नंबर के आगे 4 लगा दूँ, ठीक है, 4 लगा दूँ, तो इट मीन्स कि ये 4 1 जा 4 हो जाएगा, यानी कि ये ऑक्सीजन तो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर ये चीज़ इससे जब मल्टीप्लाई हो रही है तो जाहिर सी बात है, ऑब्वियस है कि ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि वो दोनों एक साथ मॉलिक्यूल्स है पूरे, एक अलग नहीं है। तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये आपका बन जाएगा 8। अब ये 8 बन गया तो यहाँ तो बैलेंसिंग नहीं बनी, तो हम क्या करते हैं, यहाँ हाइड्रोजन जो है वो अकेला है, तो मुझे कितना बढ़ाना है, 4 और बढ़ाना है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 4H2, ठीक है। 4H2 का मतलब आपका यहाँ पे हो गया 8, बैलेंसिंग हो गई। यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया 8, यहाँ पे भी हाइड्रोजन हो गया 8, क्लियर। इसको हम आप अगर दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो, ठीक है। ये आपका रफ है, ये फेयर नहीं है, ये आपका रफ है, आप इसको नोट कर लो, ज़्यादा बेटर है।
क्यों? क्योंकि जो चीज़ें कई बार होती है हम रफ में करते हैं, हमें रफ से ही समझ आती है, फेयर जो होता है वो हम क्लियर नहीं हो पाता है। फेयर बस हमें दिख रहा है लेकिन हुआ कैसे वो समझ नहीं आता। तो आप अगर ये लिख लेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। ओके, अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट हो गया हमारा कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब इन सभी रिएक्शंस के जैसे नाम है वैसे ही काम है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे तो आपको रिएक्शंस बहुत इजीली लर्न हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में जैसे आएगा भी कि रिएक्शंस दी हुई है और आपको पूछा जाएगा कि कौन सा रिएक्शन है, तो आप इजीली लिख पाओगे, बता पाओगे कि हाँ ये इस तरह का है। क्यों? क्योंकि उसका आप काम देखेंगे और नाम लिख देंगे। फाइन। तो अब आपका आता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मीन्स किसी भी चीज़ का कंबाइन होके रिएक्शन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, ये दोनों कंबाइन होकर एक चीज़ दे रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है। आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें आपको एक सिंगल प्रोडक्ट ही मिलता है, तो सिंगल प्रोडक्ट ही आपकी पहचान है, ठीक है। यानी सब मिला के ही तो मुझे एक चीज़ दे रहा है, तो कंबाइन हो गया, तो ये आपका हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप किसी भी रिफ्रेशर के थ्रू आप जाएंगे या कोई भी आपको प्रैक्टिस पेपर आप देखेंगे, उसमें आपको बहुत सारे ऐसे इक्वेशंस आएंगे, आप आराम से रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि हाँ ये क्या है। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को तोड़ना। जैसे मान लो अगर इसी रिएक्शन को मैंने उल्टा कर दिया तो ये तो चीज़ टूट जाएगी, और ये टूट गई तो आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। यानी कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन एक तरह से आप कह सकते हो वाइस वर्सा है। ओके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपका है एक एग्जाम्पल, आयरन सल्फेट लिया, ठीक है। देखो है ना वाइस वर्सा, आप इसको और इसको कंपेयर कर लीजिए। यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट है और यहाँ पे आपको 2-3 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। एक सिंगल रिएक्टेंट है और 2-3 बाई प्रोडक्ट्स या प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। फाइन। तो यहाँ आयरन सल्फेट को तोड़ा गया है हीट करके Fe2O3 में, SO2 में एंड SO3 में। नेक्स्ट ऐसे ही सेम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ा। तो ये आपके हो गए डिकम्पोजिशन। आपको NCERT बुक में खाली एक वर्ड यूज़ किया गया है, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि जो रिएक्शन हमें उसमें हीट एब्जॉर्ब्ड हो वो आपकी हो जाती है एंडोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज जो होती है उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। अगर आपको लर्न करना हो सपोज और आपको लिखना हो, आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि किस में हीट रिलीज हो रही है, किस में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो आपको एक लर्न करने का तरीका बताते हो। एंडो ड आया है, आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो ठंडा, ठीक है। ठंडा का मतलब हीट एब्जॉर्ब, ठंडी होगी, टेस्ट ट्यूब जो होगा वो ठंडा होगा, इसका मतलब उसके अंदर जो हीट है वो एब्जॉर्ब हो गई है, वो बाहर नहीं आ रही है। तो वो इट मीन्स द रिएक्शन विच absorb the heat, this reaction is called as the exothermic reaction, endothermic reaction सॉरी। और एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होगी। आपका इसमें एग्जाम्पल भी पूछा जाता है और डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। ये ज़्यादा 1 और 2 मार्क का क्वेश्चन होगा, इससे ज़्यादा। हम आगे आते हैं, हमारे 2 इक्वेशंस हो गई हैं, 2 रिएक्शंस हो गए हैं सॉरी। तो अब हम आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम के अकॉर्डिंग काम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब सिर्फ एक ही चीज़ डिस्प्लेस होगी हमारे रिएक्टेंट में से। अब ऐसा क्यों होता है, इसका वजह भी जानना ज़रूरी है, रीज़न। नहीं तो आप सोचेंगे कि क्यों होता है, ऐसे ही क्यों, कोई और चीज़ भी बन सकती थी। ये इसलिए होता है, जैसे आप सपोज आप स्कूल में बहुत जल्दी आ गए या आगे आ गए, न्यू सेशन में स्टार्ट होता है तो आप लोग फाइटिंग करते हैं कि हमें फर्स्ट डेस्क पे ही बैठना है, या जो आगे आया वो पहले पाया तो आप आगे बैठ गए। लेकिन सपोज एक से दूसरे दिन तीसरे दिन आ गए और कोई और आ गया, वो बैठ गया, तो आप उससे लड़ाई करते हैं कि नहीं ये हमारी सीट है, हम बैठते हैं। तो जो स्ट्रांग है वो विनर हो गया। सपोज मान लो वो दूसरा जो स्टूडेंट था वो ज़्यादा स्ट्रांग है, वो आ गया और आप चले गए पीछे। सेम एज ऐसे ही होता है यहाँ पे भी, कि जो यहाँ पे स्ट्रांग होगा वो उसकी जगह पे आ जाएगा और दूसरे को निकाल देगा। फाइन। यानी Zn + CuSO4, जिंक जो है कॉपर सल्फेट के साथ जब रिएक्ट होगा तो जिंक जो है कॉपर को एलिमिनेट कर देगा, हटा देगा, और जिंक सल्फेट के साथ बैठ जाएगा, ठीक है, यानी आ जाएगा। तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्यों? ये सिंगल है, यानी कि ये एक ही है, क्योंकि ये एक यही चीज़ जो है यहाँ से रिप्लेस हो रही है बस, ठीक है, यानी एक के मतलब एक, एक्सचेंज। अब आपका आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल मतलब यहाँ पे आपके 2 सॉल्ट होंगे,
ठीक है, उनमें ही एक्सचेंजेस होते हैं। यहाँ पे भी वही चीज़ है जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट में रिएक्शन में थी। ओके, आपका यहाँ एग्जाम्पल है Na2SO4 प्लस BaCl2, इट गिव्स यू Ba2SO4 बेरियम सल्फेट। अब यहाँ पे क्या हुआ, Na2 के साथ Cl आ गया। ओके, तो ये देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2NaCl तो होना ही है, बैलेंसिंग भी साथ साथ में। अब आपके लिए बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट होगा, अगर जहाँ जैसे ही बैलेंसिंग का चैप्टर आप में इंक्लूड हो गया, आप इंट्रोड्यूस हो गए, आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है आपको बैलेंसिंग करनी है, छोड़ना ही नहीं। अगर सपोज क्वेश्चन पेपर में भी बैलेंसिंग गड़बड़ है तो आप बोल सकते हैं। फिर हम आते हैं बेरियम सल्फेट। यहाँ बेरियम 1 है, सल्फेट है, तो यहाँ पे आपको कोई चीज़ करने की जरूरत नहीं है, Ba2SO4 लिख सकते हैं। अब हम आते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें भी वही बात होगी, रिडॉक्स रिएक्शन। ये मैं इसको जैसे आप लोग हिंदी में पढ़ते हैं ना संधि विच्छेद, वैसे ही बता रही हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये है, ये क्या मतलब हुआ इसका, रिडक्शन होना। रिडक्शन किस चीज का, ऑक्सीजन का, O2 माइनस एंड O2 प्लस। आप कैसे, ये O2 कभी भी सिंबल लिखते वक्त हमेशा ये इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि वो कभी ऐसे ना हो। सपोज कई बार बच्चे लिखते हैं, एक साथ में बता देती हूँ कि जैसे CO ऐसे अगर आपने लिख दिया तो ये आपका कोबाल्ट बन जाता है। ऐसे ना लिखे, अगर कार्बन डाइऑक्साइड लिख रहे हैं तो ऐसे ना लिखें CO2, ठीक है। सॉरी कोबाल्ट नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है CO, तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड लिखते वक्त। अब हम आते हैं रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स हम जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो जाहिर सी बात है कोई किसी चीज़ का गेन होता है और किसी चीज़ का लॉस तो होता ही है, लेकिन बैलेंसिंग करके रखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या है कि रिडक्शन हो रहा है ऑक्सीजन का, हर रिएक्शन में होता है कि रिडक्शन होगा ही और ऑक्सीडेशन भी होगा। किस चीज़ का होगा, सपोज ऑक्सीडेशन का हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन का प्लस हो रहा है यानी गेन हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, इट मीन्स ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, माइनस ऑफ H2, ठीक है, यानी हाइड्रोजन लॉस होगा तो भी ऑक्सीडेशन है। यहाँ पे सेम एज अगर ऑक्सीजन लॉस हो रहा है और गेन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गेन हो रहा है, इसका मतलब रिडक्शन। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है जिससे कि आपको इजी पड़े आइडेंटिफाई करने में कि आपका रिडक्शन कहाँ हो रहा है, ऑक्सीडेशन का। सबसे पहले आप यहाँ रिएक्टेंट को ध्यान दीजिए। आप किसी भी चीज़ को हम रिकग्नाइज बहुत आसानी से करेंगे अगर आप उसके हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करें कि यहाँ क्या लिखा और वहाँ क्या लिखा है, उसमें उन दोनों में डिफरेंस क्या है, और उसके बाद आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आपका CuO लिखा है, यहाँ Cu लिखा है। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे O है, यहाँ पे नहीं है, यानी कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ ऑक्सीजन, या आपका ऑक्सीजन लॉस हो रहा है नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये रिडक्शन। तो आप इसको यहाँ ऐसे एरो मार्क करके लिखेंगे रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन। फिर अब एक का रिडक्शन हुआ तो दूसरे का ऑक्सीडेशन हो गई। दूसरी रिएक्शन में क्या है, सपोज यहाँ, ठीक है, तो ये CuO है, यहाँ पे ऑक्सीजन लॉस हुआ है, इसका मतलब ये रिडक्शन हो गया, ठीक है। इस पर आप O2 माइनस जरूर लिख लीजिए, जिससे एक चीज़ आपको याद रहे। आप साइड में रफ में भी लिख लेंगे तो आप रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब यहाँ पे एक ये चीज़ बनेगी, यानी इतना सोच लीजिए कि अगर ये रिडक्शन है तो ये चीज़ जो होगी वो ऑक्सीडेशन ही होगी। लेकिन कई बार वो ऐसा हो सकता है कि हम ये सोचे कि ऑक्सीडेशन ही है और नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा, तो आप ये बोलोगे कि ये रिडक्शन है तो मैम दूसरा तो ऑक्सीडेशन ही होगा ना। लेकिन आपको ये भी वेरीफाई करना चाहिए। वो कैसे करेंगे कि देखिए इसमें H2 है, सिर्फ H2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, जुड़ रहा है मतलब कि ऑक्सीडेशन, ठीक है, यहाँ पे जुड़ रहा है मतलब ऑक्सीडेशन, फाइन। तो ये आपका हो गया ऑक्सीडेशन। अब इसी के नाम से, इसी के रेड से और ऑक्स से ये वर्ड बना है रिडॉक्स रिएक्शन। आपका हो सकता है डेफिनेशन आए और इसका एक एग्जाम्पल, और इसकी बहुत प्रैक्टिस करिए। बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, उसमें पूछा जाता है बहुत सारे रिएक्शंस में कि रिडक्शन है कि ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन का नाम बताइए, उसमें किसमें से किसमें चेंज हो रहा है, ऑक्सीडेशन में कौन सा कैसे कहाँ जा रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं रेंजिडिटी। आप लोग को पता है जैसे लोहे में जंग लगता है तो हम उसको बोलते हैं कि
कॉरसिव हो गया, ख़राब हो गया, जंग लग गया, रस्ट हो गया, ठीक है। तो हम जब हम मेटल ख़राब होती है, मेटल की चीज़ें ख़राब होती हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉरसिव। लेकिन जब फूड स्पॉइलेज होता है, फूड ख़राब होता है, तो हम उसको बोलते हैं रैंसिडिटी। ठीक है गाइस, अगर आपको इन सब में से कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है या कुछ पूछना चाहते हैं या कोई भी एनी डाउट, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। और भी एग्जाम्पल्स या प्रैक्टिस के लिए कोई क्वेश्चन कुछ चाहिए तो वो भी आप हमसे मांग सकते हैं। इसके अलावा और आपको मेरा ये अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और उनके भी कुछ क्वेश्चन है आप उनसे भी पूछ के आप हमसे कर सकते हैं, और कोई नया टॉपिक आप जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।